नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं। हमारी एमए की क्लास में संरचनात्मक प्रकारवाद की सीरीज चल रही है, क्लासेस चल रही है। आज हम बात करेंगे मर्टन के संरचनात्मक प्रकारवाद पे, मर्टन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे। रॉबर्ट के मर्टन समाजशास्त्र का एक जाना पहचाना नाम है। हार्वर्ड में जब पढ़ते थे मर्टन, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, तो पार्सन्स ने मर्टन को सर्वाधिक प्रभावित किया, या हम कह सकते हैं मर्टन पार्सन्स के शिष्य हैं। पार्सन्स से उनके संबंध जो थे, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया, प्यार और नफरत दोनों के थे। सोरोकिन और पार्सन्स के बीच में जो विवाद होता था, संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो मर्टन सोरोकिन के ज्यादा करीब थे और सैद्धांतिक दृष्टि से वो पार्सन्स के करीब थे, क्योंकि वहां पे अमेरिका में उस वक्त सोरोकिन और पार्सन्स के बीच में बहुत विवाद हो रहा था और मर्टन के बीच की एक कड़ी थी। तो संबंध मर्टन के जो थे पार्सन से बहुत अच्छे थे और सैद्धांतिक दृष्टि से भी वो थे। सोरोकिन से संबंध मानसिक थे और सैद्धांतिक पार्सन से। इसी के आधार पर पार्सन्स के समान मर्टन ने भी संरचनात्मक प्रकारवाद के विश्लेषण को अपनाया। सामाजिक क्रिया से हटके ही 1950 में संरचनात्मक प्रकारवाद पे आए और पार्सन्स के व्यापक अमूर्त सामान्य सिद्धांत की आलोचना की। लेकिन पार्सन्स की मृत्यु के पश्चात मर्टन ने पार्सन्स की निष्ठा और परिश्रम की बहुत प्रशंसा की है। मर्टन कहते हैं कि इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की दृष्टि विकसित की है और मर्टन ने दरखाइम की अनुपस्थिति में उसे अपना मर्टन ने गुरु भी घोषित किया। बोले मेरे गुरु हैं दरखाइम। जॉर्ज सिमेल से मर्टन ने सामाजिक क्रियाओं के बारे में जाना। मर्टन की सिद्धांत पे पकड़ तो अच्छी थी, लार्जफेल्ड के में तर्क की स्पष्टता और पद्धति की स्पष्ट समझ थी और इसके आधार पे दोनों ने मिलकर बहुत से नियम बनाए। मर्टन ने 1950 में जो अपना एक सिद्धांत बनाया था प्रकारवाद का, इसमें उनने प्राथमिकताओं के कारण व्यापक अमूर्त और सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते थे। वो मर्टन कह रहे थे कि जो प्राथमिकताएं हैं समाज की, उसमें व्यापकता, अमूर्तता और सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, उसको हमको एक विस्तृत रूप में देना चाहिए। और इसके उन्होंने काफी अन्य सिद्धांतों पर विरोध भी किया। प्रकारवादी जो है समाजशास्त्र का, इनका मानवशास्त्री प्रकारवाद में संशोधन किया, इनने प्रस्ताव रखे। इनने अलग अलग प्रकार से जो थे उसके बार से पूर्व के सिद्धांतों में इन्हें संशोधन करके एक नए रूप में प्रस्तुत करा। तो ये मर्टन का जो है प्रकारवाद का सिद्धांत अपने आप में एक अनूठा सिद्धांत है। मर्टन कहते हैं कि उनके पहले के जो प्रकारवादी थे जिन्होंने प्रकारवाद की बात की है, वो कहते हैं प्रमाणिक सामाजिक कार्यकलाप, स्टैंडर्ड सोशल एक्टिविटीज या सांस्कृतिक इकाइयां संपूर्ण सामाजिक या सांस्कृतिक व्यवस्था हेतु प्रकारात्मक होती है, पूर्व के समाजशास्त्री कहते थे। और इसके बाद ऐसे समस्त सामाजिक सांस्कृतिक तत्व या इकाइयां समाजशास्त्री प्रकारों की पूर्ति करती हैं, इसलिए ये तत्व अपरिहार्य होते हैं। मर्टन ने इसका विरोध किया, बोले मैं इससे सहमत नहीं हूं। बोले प्रकारवादियों की दृष्टि पूर्णतया भ्रांतिपूर्ण है कि सभी सामाजिक इकाइयां प्रकार करती है। बोले ऐसा नहीं है कि हर सामाजिक इकाइयां फंक्शन ही करती है, प्रकार ही करती है। बोले सामाजिक संरचना को, व्यवस्था को बनाए रखने में हमेशा ये इकाइयां सहायक सिद्ध होगी, ये पूरी तरह गलत है। मर्टन कहते यह भी संभव है कुछ इकाइयां प्रकार के बजाय आकार करती हों, जो सामाजिक संरचना और व्यवस्था को विघटित करने में अपना योगदान देती हैं। ये कहते हैं सभी सामाजिक इकाइयां के कुछ कार्य फंक्शनल होते हैं, प्रकारात्मक होते हैं। कुछ इकाइयां उसी व्यवस्था में अंशतः अकारात्मक, पार्शली डिफंक्शनल भी होते हैं। कुछ इकाइयों के नकारात्मक नॉन फंक्शनल होते हैं, कुछ इकाइयों के अकारात्मक डिसफंक्शनल होते हैं। बोले प्रत्येक व्यवस्था में जो इकाइयां हैं खाली प्रकारात्मक कार्य नहीं करती हैं, बल्कि अकारात्मक भी करती हैं, नकारात्मक भी करती हैं और अकार्यात्मक भी करती हैं। और इसके आधार पर उन्होंने कुछ मान्यताएं अजम्पन प्रस्तुत की। प्रकारात्मक एकता या संगठन, फंक्शनल यूनिटी, मूलतः एक प्रत्यक्ष मूलक संगठन है। दूसरा, सामाजिक रीतियां और घटनाएं जहां एक समूह हेतु प्रकारात्मक हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर वे किसी दूसरे समूह के लिए अकारात्मक भी हो सकती हैं, डिफंक्शनल भी हो सकती हैं।
तीसरा, सार्वभौमिक प्रकारवाद जो है, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की अवधारणा को परिमार्जित करना जरूरी है। यह आवश्यक नहीं कि एक समाज या समूह के प्रकारात्मक परिणाम दूसरे समाज या समूह पर भी लागू होते हों। जैसे भारतीय समाज के प्रकारात्मक परिणाम अमेरिकन समाज पे लागू हो, ये संभव ही नहीं है। फिर वो कहता है तत्व या इकाई अपरिहार्य है। इस अवधारणा में पूर्व के जो पार्सन्स वगैरह के, जो दुर्खीम पार्सन्स के, जो मेलनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत है, वो तत्व इकाई को अपरिहार्य मानते हैं, एसेंशियल मानते हैं। बोले इसमें हमें चेंज करना होगा, परिमार्जन करना होगा, क्योंकि एक ही इकाई के अनेक प्रकार हो सकते हैं, साथ ही एक ही प्रकार की पूर्ति के लिए कुछ विकल्प भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पूरी तरह से खारिज किया था कि प्रकारात्मक विश्लेषण जो एक आदर्शात्मक है, इसका खंडन किया। और फिर 4 धारणाएं प्रकारात्मक विश्लेषण के बारे में उन्होंने प्रस्तुत की। पहला, फंक्शन प्रकार। ये ऐसे निरीक्षित ऑब्जर्व्ड कंसेंसस होते हैं, परिणाम होते हैं, जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को संभव बनाते हैं, को मजबूत करते हैं। आकार, डिफंक्शन। ये ऐसे निरीक्षित परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को घटाने का कार्य करते हैं। तीसरा, वो कहते हैं गोचर या प्रकट, मैनिफेस्ट फंक्शन। बोले ये ऐसे निरीक्षित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना अंशदान करते हैं, साथ ही उस व्यवस्था के सहभागियों द्वारा मान और इच्छित होते हैं। चौथा उन्होंने रखा है अगोचर तथा अंतर्निहित प्रकार, लेटेंट फंक्शन। ये ना तो इच्छित होते हैं ना ही मान होते हैं, और ये काम करते हैं। लेटेंट फंक्शन के लिए अभी हम देख सकते हैं कि 25 मार्च से ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन इसलिए किया गया था कि कोरोना संक्रमण जो है उसकी चेन टूट जाए, पर आपने देखा कि 3 महीने के अंदर ही लोगों का घर से बाहर निकलना बंद हुआ, तो नदियां स्वच्छ हो गई, पर्यावरण में से प्रदूषण कम हो गया। ये था एक्चुअल में अगोचर या अंतर्निहित प्रकार, लेटेंट फंक्शन, कि हमने करा किसी के लिए, लेकिन जो हमारी इच्छा नहीं थी, ना ही वो मान था, लेकिन वो फंक्शन हो गया व्यवस्था में। अब इसको आप देखिए, प्रकार और विक्रिया, फंक्शन एंड डिफंक्शन। मर्टन कहते हैं प्रकार वे दृष्टिगोचर परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था में अनुयोजन, अडॉप्शन और अभियोजन, एडजस्टमेंट को बढ़ाते हैं। अरे प्रकार जब किसी व्यवस्था की इकाइयों के जो कार्य होते हैं उसके कारण व्यवस्था में अडॉप्शन हो जाता है, अनुयोजन हो जाता है और एडजस्टमेंट की प्रक्रिया हो जाती है, तो फंक्शन है। प्रक्रिया जो है डिफंक्शन, वो दृष्टिगोचर परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुयोजन और अभियोजन अर्थात एडॉप्शन और एडजस्टमेंट की प्रक्रिया की गति को धीमा कर दे। अर्थात एक ही तत्व 2 तरह के परिणाम हो सकते हैं एक तत्व के। वो कहता है एक समाज में कोई तत्व प्रकारात्मक हो सकता है, लेकिन वही तत्व अन्य समाज में विक्रियात्मक या अप्रकारात्मक डिफंक्शनल हो सकता है। विक्रिया पे दुर्खीम और ब्राउन ने पहले चर्चा की थी। मर्टन ने इस तत्व को, इस प्रत्यय को थोड़ा विस्तारित किया और विक्रिया को परिभाषित करते हुए जॉनसन कहते हैं जब किसी संरचना का भाग ऐसा कार्य करता है कि एक या एक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा होने लगे तो उसे विक्रिया डिफंक्शन कहते हैं। वही जॉन रेक्स कहते हैं विक्रिया वह क्रिया है जो संपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक होती है। अब गोचर और अगोचर को अपन देखते हैं। गोचर प्रकार, मैनिफेस्ट फंक्शन, वे वैश्विक परिणाम हैं जो व्यवस्था से सामंजस्य या अनुकूलन में अपना योगदान देते हैं और व्यवस्था में भाग लेने वालों द्वारा इच्छित और स्पष्टतः प्रमाणित किए जा सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि गोचर प्रकार जो है, गोचर प्रकार की व्यवस्था के वे परिणाम हैं जिन्हें व्यक्ति जानता है और चाहता भी कि ऐसा हो, और अगोचर लेटेंट फंक्शन तुलनात्मक दृष्टि से वह है जो ना तो चाहा जाता है ना ही पहचाने जाते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि गोचर और अगोचर का, कि गोचर प्रकार वो था कि लॉकडाउन इसलिए करा गया कि कोविड-19 का स्प्रेड, उसका संक्रमण की चेन टूट जाए, लेकिन उसके करने से अगोचर जो था लेटेंट फंक्शन, अगोचर प्रकार जो हुआ वो हुआ कि पर्यावरण हमारा सुधर गया, पर्यावरण में बदलाव आ गया। तो मर्टन कहते हैं अगोचर संबोधन से समाजशास्त्रियों को एक नवीन दृष्टि मिलती है और शोध में अधिक प्रवीण हो जाता है। दुर्खीम को उन्होंने दिया, दंड के आधार पर दुर्खीम ने जो सिद्धांत दिया था उसका वो कहते हैं उदाहरण कि समाज जब किसी अपराधी को दंड देता है तो उसका लक्ष्य सिर्फ दंड देना ही होता है,
ये एक गोचर परिणाम है, लेकिन देखने वालों के ऊपर दंड का जो परोक्ष प्रभाव पड़ता है वह अगोचर परिणाम है। इसके उनने बहुत से उदाहरण दिए हैं मर्टन ने। एक समनर की किताब से उनने एक उदाहरण लिया है। समनर की पुस्तक है फोकवेज, उसमें समनर ने एक शराबी का उदाहरण दिया है। समनर कहते हैं एक शराबी शराब इसलिए पीता है कि थोड़ी देर के लिए उसे शांति मिल जाए, आराम मिल जाए। ये तो उसका गोचर परिणाम है, अर्थात ये प्रकार है। लेकिन शराब पीने से धीरे धीरे उसका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ह्रास होने लगता है। परिवार में तनाव आने लगता है, परिवार में झगड़े होने लगते हैं, पैसे की कमी के कारण बच्चे दर दर भटकने लगते हैं, कुछ के बच्चे भीख मांगने लगते हैं। ये उसका डिफंक्शन है, अगोचर परिणाम है। इसी तरह से टॉमस और नैनिकी का भी उन्होंने एक उदाहरण लिया है। वो कहते हैं कि पोलिश किसान सहकारी संघ, पोलिश यानी पुर्तगाल के लोगों ने एक सहकारी संघ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। गोचर परिणाम ये था कि इससे उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगोचर डिफंक्शन ये था कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि जब हम ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे तो इसके लिए हमको क्लर्क रखने पड़ेंगे, बिल्डिंग बनाना पड़ेगी, इसके लिए व्यवस्था करना पड़ेगी। ये अगोचर है। अब एक और उदाहरण उन्होंने बहुत बढ़िया दिया है कि हम सड़क पे जाते हैं, आजकल तो नहीं है पर पहले बहुत होता था कि आदमी ने केला खरीदा, भूख लगी, दुकानदार से केला खरीदा, केला खाया, चलते चलते छिलका सड़क पर फेंक दिया। उसके पीछे एक व्यक्ति उधर से गुजरता है और केले के छिलके पे पैर पड़ने के कारण वो फिसल के गिर जाता है, और उसी बीच तेजी से एक ट्रक आ रहा होता है। ट्रक और उस व्यक्ति के केले के छिलके पे पैर पड़ के फिसलने के बीच में इतना कम समय होता है, सेकंडों का अंतर होता है कि ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए वो कहता है हमने अपनी क्षुधा पूर्ति भूख के लिए केला खाया था, और भूख मिटाने के लिए केला खाना एक गोचर परिणाम, एक फंक्शन है कि केला खाया, आपकी भूख मिट गई। लेकिन छिलके पर, केले के छिलके पर फिसल कर गिर जाने से मृत्यु हो जाना, ये अगोचर, लेटेंट है, अगोचर परिणाम है, जिसकी उसने कभी आशा ही नहीं की थी। अर्थात वो कहता है, मर्टन जो कहते हैं, अविवेकपूर्ण प्रतीत होने वाले सामाजिक व्यवहारों में भी समाजोपयोगी तथ्य निहित होती हैं। जैसा अभी देखा ना कि हमने लॉकडाउन किया और हमारा पर्यावरण पूरा साफ हो गया। समाजशास्त्री चाहे तो ये बेकार प्रतीत होने वाले व्यवहारों का सामाजिक परिणाम भी दे सकता है समाज, क्योंकि बहुत से हमारे व्यवहार जो है उतने उपयोगी नहीं होते, बेकार है, लेकिन समाजशास्त्री उनका संशोधन करके उसको समाज के उपयोग में उपयोगी परिणाम दे सकता है। अर्थात सामाजिक घटनाएं जटिल और बहुत अप्रत्यक्ष होती हैं, जिसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत की अंतर्दृष्टि आवश्यक है, क्योंकि समाजशास्त्री घटनाएं निरंतर होती रहती हैं, सरल भी होती हैं, उनकी कोई भी व्याख्या कर सकता है। लेकिन गोचर और गोचर परिणामों से लक्षित होता है कि सामाजिक घटनाओं को अति सरल, हम जितना सरल सामान समझते हैं वो मिथ्याजनक है, वो गलत है। तो ये इसने जो मर्टन का जो था प्रकारवाद, इन्होंने प्रकार आकार की बात की है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है प्रकार के साथ साथ आकार की बात की है। बोले जो है हमको पुरानी जो है उसमें संशोधन करना पड़ेगा, पुराने सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, क्योंकि रैडक्लिफ ब्राउन, ब्रोनिस्लाव मेलॉस्की, टालकट पार्सन, ये सभी मानते हैं कि अनेक संस्थाएं या सामाजिक स्वरूप समाज के लिए अपरिहार्य हैं, और इन्होंने सामान्यतः नियमों की व्यवस्था को अपरिहार्य माना है। पार्सन ने धर्म की संस्था को स्थान दिया, ब्राउन और मेलनॉस्की ने आदिवासी समाजों में इसे जरूरी बताया, डेविस और मूर स्थिरीकरण को अपरिहार्य मानते हैं, जीपी मर्डॉक ने परिवार को सार्वभौमिक और अपरिहार्य कहा है। लेकिन मर्टन ने इसमें संशोधन किया। मर्टन कहते हैं कि धर्म के द्वारा उत्पन्न किए गए परिणामों को अनेक वैकल्पिक संस्थाएं पूरा कर सकती हैं, इसलिए इस बात में कोई तुक नहीं कि परिवार, धर्म, सामाजिक संस्करण जो है आदि संस्थाएं पर प्रत्येक समाज के लिए एक अनिवार्य हैं। इस अपरिहार्यता की धारणा का उन्होंने अपने प्रकारवाद में खंडन किया है, और वो कहते हैं कि समाज में प्रकार, आकार और गैर कार फंक्शन, जिसकी चर्चा मैंने की है, फंक्शन, डिफंक्शन और नॉन फंक्शन होते हैं। वो उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए, जैसे वो शराबी का उदाहरण समनर की किताब से लिए, ऐसे उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक दंपत्ति अपने बच्चे को लाड़ और प्यार से पालता है। एक दंपत्ति अपने बच्चे को लाड़ प्यार से पालता है, वे व्यक्तिगत रूप से अपनी संतान का पालन पोषण तो कर रहे हैं, इस रूप में यह व्यक्तिगत मनोदशा है, परंतु समाज के परिप्रेक्ष्य में समाज को एक नया सदस्य प्रदान कर रहे हैं, यह प्रकार है।
ये वस्तुनिष्ठ परिणाम ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंस है। मल्टन ने कहा विषयनिष्ठ और व्यक्तिगत मनोदशाएं इंडिविजुअल डिस्पोजन एवं वस्तुनिष्ठ परिणामों में हमें अंतर करना होगा। इसलिए वो कहता है प्रकार वह अवलोकित परिणाम है जो किसी व्यवस्था के अनुकूलन अथवा व्यवस्थापन में योगदान करता है। और इमाइल दुर्खीम ने आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रकार की धारणा दी थी। ब्राउन ने सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं के संदर्भ में धारणा दी थी। इसको उन्होंने कहा कि हमें इसमें सुधार करना होगा, इसे परिशोधित करना होगा, क्योंकि परिणाम समूह समाज के लिए होते हैं, वस्तुनिष्ठ हैं और ये समाज के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए समाज के बारे में हमको इन धारणाओं को बदलना पड़ेगा। और इसी के लिए उन्होंने अलग अलग आधार पे कई उदाहरणों से करा कि ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ घटनाओं में अंतर करा है उनने, कि जो वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ घटनाएं उनमें हमें अंतर करना चाहिए। आकार की धारणा की है कि प्रकार की धारणा ही नहीं, हमको आकार को भी देखना होगा। हालांकि ब्राउन ने आकार की चर्चा की थी, लेकिन आकार और संस्था और संरचना की इकाई के ऐसे परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक संरचना के अंश को बाधित करते हैं, समंजन को और संतुलन में बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए उसने दो धर्मों की उपस्थिति का उदाहरण दिया था मल्टन ने, कि धर्म में संघर्ष का कारण होता है, धर्म में संघर्ष होता है और समाज की एकता बाधित, जैसे मुस्लिम और हिंदू धर्म में संघर्ष हो रहा, ईसाई और मुस्लिम संघर्ष हो रहा है, ये समाज की एकता को बाधित करता है। गैर कार्य की धारणा, गैर कार्य संरचना की इकाई, वो कहता है गैर कार्य नॉन फंक्शन, प्रत्येक संरचना या संस्था के ऐसे परिणाम जो संबंधित व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार से प्रासंगिक ना हो। इनके अनेक स्वरूप हो सकते हैं जो अलग अलग हिसाब से चलते हैं। प्राचीन जो प्रगतिशील समाज है उसमें कुछ रिवाजों की सार्थकता बदलते सामाजिक मूल्यों के अनुसार समाप्त हो जाती है। इस बार संबंध सूचक नियमों का कोई प्रकार होता है और ना ही कोई आकार होता है। तो मल्टन कहते हैं प्रकारवाद पर जो संरक्षणवाद का आरोप है उसे दूर किया जाए, इसमें प्रकार के साथ आकार को भी लिया जाए और गैर कार्य को भी लिया जाए। और इसीलिए उसने इसको अलग अलग प्रकार से फिर उसने काफ़ी मैनिफेस्ट, लैटेंट फंक्शन, डिफंक्शन की काफ़ी चर्चा की है। वो कहते हैं आकार का उदाहरण आदिवासी समुदायों में बार बार की होने वाली प्रतियोगिताएं हैं। इसमें स्त्रियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता अधिक गंभीर है। ऐसी प्रतियोगिता में विवाद की स्थिति संभावना होती है। अनेक आदिवासी समूह में बड़े बुजुर्ग प्रतियोगिता पर तो जाते नहीं, परंतु आसपास रहते हैं और समय पड़ने पर निपटा सकते हैं। तो ये आकार वहाँ भी होते हैं। ये वे परिणाम है जिसकी लोग अपेक्षा नहीं करते, इसका संबंध उन्हें पता ही नहीं रहता और इनको स्वीकार करने में फिर कठिनाई होती है। मल्टन ने कहा कि होपी जनजाति, अमेरिका की एक होपी जनजाति है, वर्षा नृत्य का उदाहरण दिया कि बहुत दिनों तक जब वर्षा नहीं होती है तो होपी जनजाति के लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार सामूहिक नृत्य का आयोजन करते हैं। इससे वर्षा नहीं होती। इस आयोजन का अप्रकट प्रकार यह है, एक साथ जमा होकर नृत्य करने से एकता बढ़ जाती है। प्रकारवादी विद्वान जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने परिवार और नातेदारी के अपने अध्ययन में निकटा भेगन इंसेक्ट टैबू अर्थात निकट संबंधियों में यौन संबंधों के निषेध की बात की। वो भी ऐसा ही, इससे नातेदारी की एकता टूटती है। इसलिए लोगों को ऐसे परिणामों का पता नहीं होता, इसलिए इंसेक्ट टैबू अप्रकट प्रकार है। ये इस प्रकार से उन्होंने बहुत से उदाहरणों सहित कहा है। ओवरऑल जो हम देखेंगे, मल्टन ने प्रकारवाद के सिद्धांत को एक शास्त्रीय प्रकारवाद को समर्थ समाजशास्त्री दृष्टि से अवलोकित किया है। मल्टन कहते हैं एक संस्था सामाजिक स्वरूप संपूर्ण समाज या अंश के लिए, संपूर्ण समाज या एक अंश के लिए प्रकारात्मक हो सकता है, लेकिन वही दूसरे समूह के लिए वो अकारात्मक हो सकता है। इसलिए समाज व्यवस्था के चलने के लिए कोई भी सामाजिक संरचना का अंश अपरिहार्य नहीं है। यह मान्यता संरचनाओं के तत्व समाप्त हो सकते हैं, सार्थक सामाजिक परिवर्तन की संभावना को बनाए रखता है। और इसी का फिर हार्वर्ड गेंस ने 1972 में अपने प्रकारात्मक विश्लेषण में इस संभावना का उपयोग किया है। इसलिए मल्टन का ये जो सिद्धांत है प्रकारवाद का, थोड़ा पार्सन्स, एमाइल दुर्खेम, रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की के सिद्धांत में संशोधन है। ये मल्टन का प्रकारवाद का सिद्धांत है।